जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लास्ट क्लास में आर्टिकल कवर किया था, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल से रिलेटेड थे हमने वो कवर किए थे। ठीक है, अब बारी आती है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने की, जो कि जनरली बहुत सारी टेंशन हमें दे देता है। ठीक है, सो अब इतना तो पता चल ही गया होगा कि किसकी बात करने वाले हैं। हम करने वाले हैं टेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस के अंतर्गत लिखा हुआ है, मतलब किस टेंस में लिखा गया एग्जैक्टली। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे रूल्स, है ना, जो भी रूल्स रहते हैं हमारे टेंसेस के वो सारे रूल्स देखेंगे, और उसके साथ में हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को सेंटेंस लिखना भी नहीं आता है ना। कई बार ये होता है कि बच्चों को सेंटेंस लिखना भी नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा हम उस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरली टेंस के बारे में बात चलती है तो क्या बोला जाता है कि 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं। एक होता है पास्ट, फिर होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। 3 ही प्रकार के क्यों होते हैं? 3 ही प्रकार के मेन, जो हम बोलते हैं ना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं ना, तो हम बोलते हैं 3 प्रकार के होते हैं, और 3 के 4 सब टाइप्स होते हैं ना। तो 3 ही प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि 3 ही प्रकार के टाइम की हम बात करते हैं। जैसे जो टाइम अभी चल रहा है, जो टाइम जो बीत चुका है, और वो टाइम जो आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कोई और टाइम आपने सुना हो तो मुझे भी बता देना, है ना। इसके अलावा कोई और टाइम आपने सुना हो तो मुझे भी बता देना। अभी तक तो मुझे यही 3 टाइम पता है, कि वो टाइम जो बीत चुका है, वो टाइम जो अभी चल रहा है, और वो जो आने वाला है। ठीक है, सो इसलिए 3 ही प्रकार के टेंसेस हम पढ़ते हैं। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और इनके सब टाइप्स भी रहते हैं, है ना। सब टाइप्स भी रहते हैं। सब टाइप्स में क्या आ जाता है आपका? इंडेफिनिट आ जाता है, जिसको आप सिंपल भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कंटिन्यूस, फिर आ जाता है आपका परफेक्ट, फिर आ जाता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये सबके ही 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के चारों टाइप्स हम पढ़ेंगे, पास्ट का भी पढ़ेंगे। तो ये सबके ही 4 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक बेसिक जो मुझे बताना है वो बता देती हूँ मैं, फिर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। चलो, तो सिंपल सी बात है कि इंग्लिश में अगर आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है, इंग्लिश में अगर आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है तो होता है स्ट्रक्चर ये। आप पहले सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अभी बात कर रही हूँ, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, जिसको पॉजिटिव बोलेंगे आप, पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। ठीक है, तो उसकी बात अगर मैं करूँ तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट को, फिर हम रखते हैं वर्ब को, फिर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है आपका? अब इतनी बार मैंने बता दिया है, लेकिन मैं तब भी सोचती हूँ कि अगर बच्चा कोई पहली बार मेरी ये क्लास अटेंड कर रहा हो तो उसको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल जाए। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब आपका होता है जो भी एक्शन हो रहा है, जिस भी प्रकार का कोई भी काम हो रहा है वो एक्शन, वो वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है आपका? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, सो हम हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, सो मैं अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस बनाऊँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, है ना, ये 5-7 मिनट का पार्ट है, बस 5-7 मिनट का, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस के लिए आता है ना, बस उसकी बात करनी है। अगर किसी को इसका आइडिया है तो आप 5 मिनट की वीडियो स्किप करके फिर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बस 5 मिनट का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर हम हिंदी की बात करें तो ये क्या है हमारा? इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम कर्ता बोलेंगे, ये हमारा कर्म कहलाएगा,
और ये कहलाएगा क्रिया, है ना। जो भी काम चल रहा है वो क्रिया होता है, ठीक है। तो हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है ना। ये हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हिंदी वाक्य का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी का अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस बनाऊंगी ना तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा कि आई टीच इंग्लिश, ठीक है। तो वो सिंपल वाली दिक्कत नहीं रहती सब लोगों के साथ में कि मैम जैसे हम जो हिंदी से ट्रांसलेट करके जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो सही नहीं बनता, है ना, नहीं बनता ना। तो उसका एक ही रीज़न रहता है कि वो क्यों सही नहीं बनता, क्योंकि हिंदी का और इंग्लिश का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिफरेंट है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो हमारे इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है ना। तो अगर मैं इसी को हिंदी के स्ट्रक्चर को ही इसको हटा के थोड़ा इंग्लिश में लिख के बताती हूँ, रुको ज़रा। तो हमारा हिंदी का जो वाक्य है उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का स्ट्रक्चर है, ये आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ना। हिंदी में जो सेंटेंस लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप देखो हिंदी का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम ये देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के केस में ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट और वर्ब है, उन्होंने अपनी प्लेस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो इसी की वजह से हम स्ट्रक्चर को लेके क्लियर नहीं रहते। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, हम ना ट्रांसलेट कर देते हैं। लेकिन हम स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखते कि इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव की बात कर रही हूँ मैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब। तो हिंदी और इंग्लिश के केस में जो ऑब्जेक्ट और वर्ब है, जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इन्होंने अपनी प्लेस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, है ना। इसलिए जब आप हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो ट्रांसलेट करके तो आपका सेंटेंस सही नहीं बनता। अगर मैं इसी को डायरेक्टली ट्रांसलेट करके बना देती ना कि आई इंग्लिश टीच, है ना, इस तरीके से ये सेंटेंस बनता, आई इंग्लिश टीच, इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा। ओके, सो हमें ये क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है हमारे सेंटेंसेस का वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। और यही एक रीज़न है कि आप जब हिंदी से आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो सेंटेंस आपका सही नहीं बनता। क्योंकि आप स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखते, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद और चीज़ें रहती हैं, थोड़ा सा बच्चों को इसका भी नॉलेज नहीं रहता कि मैम जो हमारे प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस रहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसकी वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। तो एक बात ये क्लियर भी रहनी चाहिए कि जो आपके प्रोनाउंस रहते हैं, प्रोनाउन किसको बोलते हैं हम, सर्वनाम को, ठीक है। तो उसमें एक आपका सब्जेक्टिव केस आता है और एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। एक आपका सब्जेक्टिव केस आता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैं बात करूं कि अगर मुझे मेरे लिए कोई वर्ड इंग्लिश में चाहिए, कोई प्रोनाउन, एग्जैक्टली मेरे लिए मुझे इंग्लिश में कोई प्रोनाउन चाहिए तो वो क्या आ जाएगा, वो आई आ जाएगा, ठीक है। तो आई आ जाएगा और इसी की जगह मी भी आ जाएगा, है ना। ये दो अगर अपन को पता है तो आई आपका सब्जेक्टिव केस बनने का काम करता है और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस बनने का काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर लिखवाया है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखवाया है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब भी आपको सब्जेक्ट में खुद के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पे आई लगाओगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में खुद के बारे में कुछ लिखना है तो आप मी लगाओगे, ठीक है। तो ये वाला केस बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता कि भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस ये दो अलग अलग चीज़ होती हैं। सब्जेक्टिव केस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में वो प्रोनाउंस आते हैं जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे मेरी बात करनी है, सब्जेक्ट की प्लेस पे कुछ लिखना है तो मैं आई लिखूंगी, और अगर ऑब्जेक्ट के केस में मेरी बात करनी है तो मैं मी लिखूंगी, है ना। किसी लड़के की बात करनी है तो सब्जेक्ट की प्लेस पे मैं ही लिखूंगी, और उसी लड़के की अगर ऑब्जेक्टिव प्लेस पे हमें बात करनी है तो हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, है ना। शी क्या, गर्ल के केस में शी, उसका क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। पर अगर हम बात कर लें वी का हो गया दैम,
बी का दम नहीं होता, बी का अस होता है। दे का क्या होता है, दैम होता है। ठीक है, और क्या रह गया है अपना, इट का इट ही रहता है। इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। ठीक है, यू और आता है आपका, है ना, तो यू का यू रहता है। ये भी लिख दूँ मैं यहाँ पे, केस हटा देती हूँ, है ना। तो यू और रहता है, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। तो ये बात और याद रखने की ज़रूरत है ना। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि मी टीच इंग्लिश, समझ में आ रहा है, आप ऐसा नहीं लिखोगे मी टीच इंग्लिश, आप ये लिखोगे आई टीच इंग्लिश, है ना, आई टीच इंग्लिश, है ना। ऐसा भी नहीं लिखेंगे हम कि शी मेट आई, है ना, शी मेट मी, इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, है ना। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है ना। तो सब्जेक्ट की जगह पे आप सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस, मतलब वही प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं उनको आप सब्जेक्ट की जगह पे रखोगे, और वो प्रोनाउंस जो आपके ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं वो आप ऑब्जेक्ट की जगह पे रखोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे बेसिक इसलिए बताना था बच्चों को, ताकि उनको ये क्लियरिटी हो पाए कि जब वो इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों वो सही ट्रांसलेट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखा जाता। अब स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे टेंसेस की। तो आपके ये जो टेंस रहते हैं, जैसे हमने बोला कि तीन प्रकार के, तीन मेन टाइप के आपके जो टेंस रहते हैं, प्रेजेंट हो गया, आपका पास्ट हो गया और आपका फ्यूचर हो गया। ठीक है, तीन हो गए, और इनके सब टाइप्स भी होते हैं। कौन कौन से, एक तो सिंपल होगा, उसी को आप इंडेफिनिट बोलते हैं, फिर कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, क्या होता है मैम एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि हमने इनके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी थी कि ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, ये इनके साथ में ये मेन वर्ब आती हैं। ठीक है, और फिर उनको दुनिया प्रकार से रटाया जाता है ना। एक सिंपल सी बात माइंड में रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी, है ना, बिल्कुल एक एक करके नहीं बताऊंगी, ये टेबल से ये भी समझाऊंगी, उसके बाद डायरेक्टली आपको सेंटेंसेस दूंगी और फिर टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूंगी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जब भी कंटिन्यूस की बात होगी, जब भी कंटिन्यूस की बात होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, है ना। जब भी कंटिन्यूस की बात आएगी, जब भी कंटिन्यूस की बात होगी, है ना, टेंसेस की बात कर रही हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी कंटिन्यूस आपका टेंस होगा, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, है ना। अगर कोई कहे कि मैम मुझे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनानी ही नहीं आती, मुझे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनानी ही नहीं आती, तो आपकी वर्ब की जनरली आप 2-4 फॉर्म्स लिख ले, 5 फॉर्म्स लिख लेते हो, है ना। गो हो गया, गो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर आपका वेंट हो गया, फिर गोन हो गया, फिर गोइंग हो गया, और फिर गोज हो गया। ठीक है, जो लास्ट वाली रहती है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। क्यों, क्योंकि आपकी जो वर्ब्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और सिंगुलर बनाने के लिए हम SES IES उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब बात की जाए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात आ रही है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनानी है, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी, ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है, फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। है ना, तो फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब भी आपको आईएनजी फॉर्म बनानी होगी, है ना, जब भी आपको आईएनजी फॉर्म बनानी होगी, तो ये मत कर देना गोन का गोनिंग कर दो आप, है ना, इसमें आईएनजी ऐड कर दो। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाई जाती है वो बेस फॉर्म के साथ बनाई जाती है ना। जब भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाओगे कि आपकी जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म किसको बोलते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म को। तो जो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसमें आपको आईएनजी ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो वर्ब की जब भी आपको आईएनजी फॉर्म बनानी है तो वो कैसे बनेगी कि वर्ब की जो बेस फॉर्म रहेगी उसमें आप आईएनजी ऐड करोगे, है ना। ये नहीं फ्लो में जा रहे हैं, गो वेंट गोन गोनिंग कर दिया इसको, है ना, ऐसा नहीं होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है कि वर्ब की जो बेस फॉर्म रहेगी उसमें आप आईएनजी ऐड कर दो। ठीक है, और फिर मैम ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे बनती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे बनती है, तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी ऐसी बनती है कि आपकी जो वर्ब्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आप SES और IES ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक छोटा सा फंडा है वर्ब की। जैसे हम कैसे डिसाइड करेंगे मैम, तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपकी जो वर्ब है ना, कोई भी वर्ब आपको दी गई है ना, कैसे डिसाइड करेंगे मैम कि वर्ब में कब S लगेगा, कब ES लगेगा, कब IES लगेगा, है ना। और इसकी ज़रूरत क्या है, तो आपका जो फर्स्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं ना, उसमें आप देखना है ऐसा लिखा रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसमें SES IES, है ना, इस तरीके से लिखा रहता है। और बच्चों को कभी पता ही नहीं चल पाता कि वर्ब के साथ हम कब S लगाएं, कब हम ES लगाएं, कब हम IES लगाएं, इसकी बात भी हम
कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहले ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कब हमें ईएस ऐड करना है, तो जब आपकी वर्ब कौन से लेटर से आपकी वर्ब एंड हो, जैसे ओ, एस एच, सी एच, जेड, एस, एक्स और डबल एस, है ना। अगर इनसे आपकी जो वर्ब है वो एंड होती है, इन लेटर से अगर आपकी वर्ब एंड होती है, तब आपको आपकी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, तब आपको अपनी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ में क्या लगाना है, ईएस लगाना है। तब आपको क्या लगाना है, उसके साथ में ईएस लगाना है ना। ठीक है, तो जब आपकी वर्ब इन लेटर से एंड होगी तब आपको क्या लगाना है, उसमें ईएस लगाना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पहला हो गया आपका गो, है ना। तो वर्ब आपकी किससे एंड हो रही है, ओ लेटर से एंड हो रही है, किससे, ओ से, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो ये आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लूरल प्लूरल वर्ब लिख रही हूँ बस, है ना, फिर हम सिंगुलर बनाएंगे। है ना, तो गो का क्या हो जाएगा, ओ से एंड हो रहा है, और ओ से अगर हमारी वर्ब एंड होती है तो हम क्या ऐड करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए ईएस ऐड करते हैं, तो गोज बन गया, ठीक है। ऐसे वॉच हो गया आपका, है ना, तो सी एस से एंड हो रही है तो क्या हो जाएगा, वॉचेस, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका वॉश हो गया, ये भी एस एस से एंड हो रही है, तो क्या हो गया, वॉशेस, ठीक है। फिर कैच हो गया, सी एस से एंड हो रही है तो कैचेस, है ना। ऐसे मिक्स ले लेते हैं, मिक्स, मिक्स का क्या बन जाएगा, मिक्सेस, ठीक है। सो आपने देखा कि जब भी आपकी जो वर्ब है वो ओ, सी एच, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड या फिर डबल एस से एंड होगी, है ना, किस हो गया, किसेस, है ना, तब क्या ऐड करते हैं हम, ईएस ऐड करते हैं, तब हम क्या ऐड करते हैं, ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कब हमारी वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ईएस ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम ये चेक करना है क्या हमारी जो वर्ब है वो इन लेटर से एंड हो रही है, अगर वो इन लेटर से एंड हो रही होगी तो उसका सिंगुलर बनाने के लिए, उसका सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने के लिए हम उसमें ईएस ऐड करेंगे, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरा, ठीक है मैम, ईएस का तो पता चल गया, कब हमें वर्ब में आईईएस लगाना है, कब हमें वर्ब में आईईएस लगाना है वो भी और देख लेते हैं। क्या बनाने के लिए, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने के लिए। ठीक है, एक बार जरा इसको देखो, मुझे एक सेकंड दो। चलो ठीक है, तो हम आईएएस का बैठ करेंगे, तो जब भी जो हमारी वर्ब है
ठीक है। तो आपको चेक करना है कि क्या आपकी जो वर्ब है वो उससे तो एंड नहीं हो रही, कि कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा हो और उसके बाद वाई आ रहा हो, तब आपको क्या करना है, तब आप बाय को हटाओगे, बाय को वहाँ से हटा देंगे और वहाँ पे फिर हम IES ऐड कर देंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने के लिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ट्राई, है ना। तो देखो कॉन्सोनेंट लेटर है और साथ में वाई है, तो वाई को हम हटा देंगे और फिर IES को ऐड करेंगे, है ना। तो ट्राई, तो क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है साथ में वाई है, तो क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा और IES लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ट्राइज, है ना। ऐसे क्राई की बात करें तो क्राइज बन जाएगा, फ्लाई की बात करें तो फ्लाइज बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर कॉन्सोनेंट लेटर होगा वाई होगा तो इस तरीके से वाई को हम हटा देंगे और IES लगाएंगे, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट प्लस वाई का अगर केस रहता है, वर्ब अगर आपकी कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड हो रही है, तब आप क्या करते हो, वाई को हटा देते हो और IES लगा देते हो, ठीक है। एक केस ये देख लिया। एक और देखेंगे, एक और देखेंगे कि अगर आपकी जो वर्ब है वो वॉवल प्लस वाई से एंड हो रही हो, वॉवल प्लस वाई से, तब आपको क्या ऐड करना है, एस को ऐड करना है। किसको, एस को। बस ये नहीं कि इसी केस में, लेकिन वाई के केस में हमने देखा ना कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो IES लगता है, वाई को हटा देते हैं, है ना। लेकिन अगर वॉवल प्लस वाई है इस केस में बस एस लगता है, बाकी जितनी भी वर्ब रह गई उन सब में भी आप एस लगाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जैसे मैं बात कर लूँ प्ले की, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा लेटर है, ये है आपका वॉवल, है ना, और वाई। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एस ऐड कर देना है सिंगुलर बनाने के लिए, तो क्या हो जाता है, ये प्लेस हो जाता है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बनानी है, ठीक है। बहुत इजी है और कोई भी किसी भी प्रकार का अब मुझे लगता है कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी केसेस रहते हैं वो हमने समझ लिए हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, इस टेबल को देखो ज़रा। तो मैं ये बता रही थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा उसके केस में आपको क्या करना है, उसके केस में वर्ब की आपको ING फॉर्म लेनी है ना। हमेशा कॉन्टिन्यूस के टेंस में वर्ब की ING फॉर्म आएगी और हमेशा परफेक्ट के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। हमेशा परफेक्ट के केस में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आपने बोला ओके मैम, ठीक है। और प्रेजेंट के केस में क्या होगा, प्रेजेंट के केस में आपकी, प्रेजेंट के केस में अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ठीक है आपने बोल दिया कि कॉन्टिन्यूस में तो वर्ब की ING फॉर्म आएगी, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है और या फिर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही होगी तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, SMR, है ना। पास्ट कंटिन्यूस की बात चल रही होगी तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर, है ना। और फ्यूचर कंटिन्यूस की बात चल रही होगी तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल बी, है ना। और इन तीनों के केस में देखो, इन तीनों के ही केस में आप देख लो कि इन तीनों के ही केस में हम देख पा रहे हैं कि वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म, है ना। तो ये बात मन में बिठा लेनी है कि जब भी कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी, ING फॉर्म देखने को मिलेगी। जब भी कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। उसमें फिर हम टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैम कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि पास्ट कंटिन्यूस है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का तो आपने बता दिया, कॉन्टिन्यूस का तो आपने बता दिया कि कॉन्टिन्यूस के केस में वर्ब की ING फॉर्म मिलती है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट या फ्यूचर, है ना। तो उसके केस में आप हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे, है ना। अगर SMR हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूस है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है तो फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। परफेक्ट की बात करेंगे कि ठीक है आपने परफेक्ट के केस में बता दिया कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो कौन सी वर्ब की फॉर्म देखने को मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो उस केस में क्या करना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात चलेगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैव हैज, है ना। और अगर पास्ट परफेक्ट की बात होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैड, और अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी विल हैव, है ना। और इन तीनों के केस में देखो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात चलेगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इतनी बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो क्या है, ये परफेक्ट है। कौन सा है, ये परफेक्ट।
फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट है, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या ये पास्ट परफेक्ट है, क्या ये फ्यूचर परफेक्ट है? तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, ठीक है। तो जब आपको हैव हैज दिखाई दे तो कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जब आपको हैड दिखाई दे तो कौन सा परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट। जब आपको विल हैव दिखाई दे तो कौन सा, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो कौन सा परफेक्ट है? फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो मैम परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। आपने बोला कि कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म दिखाई देती है, और आपने बोला कि परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है। अब ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है, तो उसमें तो दोनों ही आना चाहिए, है ना। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आनी चाहिए, क्योंकि आपने ही बोला है मैम, है ना। अब आपने ही बोला है तो आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि हाँ, जब भी कंटिन्यूअस की बात होती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और जब भी परफेक्ट की बात होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये जो टेंस है वो तो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, और आईएनजी फॉर्म भी आनी चाहिए, है ना। तो हाँ, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखने को मिलेगी, और कंटिन्यूअस, जैसे परफेक्ट बता रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और कंटिन्यूअस बता रहे हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने आपको बी की वर्ब फॉर्म्स के बारे में बात की थी, वी की वर्ब फॉर्म्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी, और मैंने क्या बताया था कि जो आपकी वी की फॉर्म्स होती हैं, हेल्प, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, है ना, वॉज, सॉरी, वेयर, फिर हो जाता है बीन, और इसकी आईएनजी फॉर्म बीइंग हो जाती है ना। तो इनको जनरली फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है, ये सेकंड फॉर्म की तरह काम करती हैं, ये थर्ड फॉर्म की तरह काम करती हैं, और ये आईएनजी फॉर्म की तरह काम करता है, ठीक है। ये किसकी तरह काम करता है? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ सब में देखो, बीन दिख रहा है, बीन, बीन, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ, तीनों में बीन दिख रहा है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और फिर मैं कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों के ही गुण वहाँ पे देखने को मिलेंगे, दोनों को ही कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। परफेक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक? वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए। कंटिन्यूस का क्या मैम? वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखनी चाहिए। मिली क्या? यस। ये देखो, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म वीन, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म वीन, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मिल गई। फिर मैम आईएनजी फॉर्म, ये देखो, ये है आईएनजी फॉर्म, ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों देखने को मिलती है, क्योंकि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक वहाँ देखने को मिलेगा और कंटिन्यूअस का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैम हमें कैसे पता चलेगा? मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि मैम आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही होगी तो हैज हैव आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही होगी तो हैड आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही होगी तो विल हैव आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखो कुछ भी नहीं बदला। अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के केस में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हैज हैव थी। यहाँ पे अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब थी हैड, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव, है ना। तो इन सब में बस हमने वीन ऐड कर दिया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, वीन ऐड कर दिया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज ही आगे वहाँ पे लग जाएंगी, है ना। हेल्पिंग वर्ब सेम ही है परफेक्ट के केस में भी और फ्यूचर परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में भी। एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट की बात नहीं करी, सारे आपके प्रेजेंट की बात कर लो, पास्ट की बात कर लो, फ्यूचर की बात कर लो, तीनों के केस में, परफेक्ट के केस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में हेल्पिंग वर्ब सेम है। बस परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए तो तीनों में वीन है, और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए तो तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। और फिर हम बात कर लें सिंपल की, तो सिंपल में कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और SES लग जाएगा, SES लग जाएगा, आपके वर्ब के साथ में SES IES लग जाएगा, ठीक है। और ये भी हर किसी के साथ में नहीं लगता, ये बात और सुन लो, ये भी हर किसी के साथ में नहीं लगता है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता है ना क्या होते हैं?
सब्जेक्ट काम को करने वाले, सब्जेक्ट क्या होते हैं? काम को करने वाले। हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ जाता है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाते हैं आपके आई। सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं लेते हम आई को, प्लूरल सब्जेक्ट में लेते हैं ही, शी, इट, नेम। ये सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, ये सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं? तो आई, यू, वी, दे, है ना। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये सब क्या होते हैं? आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे बोला गया है इस टेबल में, जैसे बोला गया है यहाँ पे इस टेबल में बोला गया है, कहाँ गई टेबल? टेबल इधर आओ, ठीक है। तो टेबल मिल गई हमें, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि देखो, जब हम सिंपल की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में एस और ई एस आएगा, है ना, एस और ई एस आएगा। और जो वर्ब के साथ जो एस और ई एस लगाया जाता है ना, वो बस सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में लगाया जाता है ना, वो बस सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है मैम सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में? एक्चुअली जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, वो ये कहता है, आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो ये कहता है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। इसका क्या मतलब है मैम? कि जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। इसका क्या मतलब है? कि जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। इसका ये मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, है ना। और आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका क्या होगा? प्लूरल, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर से क्या मतलब है? सब्जेक्ट सिंगुलर से ये मतलब है, ये सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, नेम। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके? आई, यू, वी, दे। ये सब क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इनके साथ जो वर्ब लगानी है वो प्लूरल लगानी है ना। प्लूरल से क्या मतलब है कि वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है नॉर्मली जो एग्जिस्ट करती है वो। सिंगुलर से क्या मतलब है? तो जो एस, ई एस, आई एस लगा के हम जो वर्ब बनाते हैं वो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। तो ये हम इसकी बात कर रहे थे कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लगा देंगे। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे? वर्ब को एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, है ना। और फिर वो हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो डू डज आती है ना। पास्ट सिंपल के केस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो डिड आती है ना। और अगर फ्यूचर सिंपल की बात करो तो विल और शैल आती है, ठीक है। इतना आइडिया तो आपको होगा। इसको अलग से मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, इसको अलग से मेंशन कर देती हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये और मेंशन कर दूं कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने रहते हैं, जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने रहते हैं तो हम एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कराते हैं। सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ ना, जो प्रेजेंट, हमारे जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट जिनको हम बोलते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल रहते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन सी आती है? वो आती डू,
डू आएगी आपकी प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। डू किसके लिए आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और जो डज आती है वो आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हमने ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर ली है और हम हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं कि इनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। मैम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भैया जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस होती है, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस होती है तीनों के केस में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का पता तो होना चाहिए। अब मैंने प्रेजेंट सिंपल की तो बात कर ली, अब मैं बात करती हूँ पास्ट की। जो पास्ट सिंपल है उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड। तो आपका एकमात्र ऐसा टेंस है, एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो है आपकी पास्ट सिंपल, है ना। पास्ट सिंपल एकमात्र ऐसा टेंस है आपका जिसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी, नहीं तो किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। बस पास्ट सिंपल आपका इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और किसी में नहीं लगती, है ना। तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो समझ जाना किसकी बात चल रही है, पास्ट सिंपल की बात चल रही है। कि क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना। लेकिन जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कराते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड है, हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड है दोनों के लिए, हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड है दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, है ना। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं ना। जनरली ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि पास्ट की बात चल रही है तो डिड के साथ वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, है ना। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी रहती है, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में तो ऑलरेडी अपने पास विल और शैल है, विल और शैल है ना। तो फ्यूचर में तो आपके पास ऑलरेडी विल और शैल है, और उसके साथ में आपको क्या करना है, विल और शैल के साथ में नॉट और लगा देना है नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका थोड़ा हेल्पिंग वर्ब का आइडिया आपको होना चाहिए। डू किसके साथ में आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो आपका डज है वो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। ये डूअर जैसा लग रहा है, इसको अपन थोड़ा सही कर लेते। ठीक है, चलो। सो आई होप ये टेबल थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं और मेन वर्ब भी हैं जो आपको टेंस आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करेंगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी। मैम हैज़ किसके साथ आएगा? तो हैज़ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा। हैज़ किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, है ना। हैज़ आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट अभी बता चुकी हूँ आपको, ही, शी, इट और नेम। और जो आपका हैव आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट। ऐसे मुझे बार बार इससे कुछ शौक नहीं लग रहा लिखने का, बस मैं ये चाहती हूँ कि एक बार चीज़ें माइंड में घुस जाएं, है ना। यू और आई प्लूरल सब्जेक्ट में ही काउंट किए जाते हैं। यू और आई प्लूरल सब्जेक्ट में ही काउंट किए जाते हैं, है ना। यू हो गया आपका, फिर आई हो गया, देन फिर आपका हो गया वी हो गया, फिर दे हो गया। ठीक है, सो अल्टीमेटली थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि
कौन से टेंस की बात चलेगी तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। किसी भी कॉन्टिन्यूस की बात चलेगी, किसी भी कॉन्टिन्यूस की बात चलेगी तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। सॉरी, मेन वर्ब की बात कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, है ना। जब भी कंटिन्यूस की बात चलेगी तो वर्ब की जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। किसी भी कंटिन्यूस की बात चले, हमें कैसे पता चलेगा मैम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात चल रही है, पास्ट कंटिन्यूस की बात चल रही है, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात चल रही है, तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको पता चलेगा। मेन वर्ब में तो सारे कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। मेन वर्ब में तो सारे आपके जो कंटिन्यूस टेंस रहेंगे उन सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। लेकिन आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंटिन्यूस है मैम, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आपका पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगी। हेल्पिंग वर्ब से डांस करके बताएगी कि देखो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से हूँ, देखो मैं पास्ट कंटिन्यूस से हूँ, इस तरीके से वो आपको यहाँ पे बताएगी। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पास्ट कंटिन्यूस की तो वॉज वेयर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगी। और अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूँ तो विल वी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज इट इज रहेगी। परफेक्ट की बात करूँ तो सारे परफेक्ट टेंसेस में आपको जो मेन वर्ब मिलेगी, सारे परफेक्ट टेंसेस में जो आपको मेन वर्ब मिलेगी वो मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो कौन सी मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैड, है ना। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव। मेन वर्ब मैम, मेन वर्ब तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। और अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो परफेक्ट कंटिन्यूस के केस में परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे। परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाई देगी, कंटिन्यूस मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बीन देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आपको तीनों में दिखाई दे रही है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी तीनों में दिखाई दे रही है। कैसे पता चलेगा मैम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तो हैज हैव दिख जाएगी, पास्ट की अगर मैं बात करूंगी तो हैड दिख जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूंगी तो विल हैव दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, विल हैव दिख जाएगा, है ना। एक चीज और बाकी रह गई है, वो और जान लो, थोड़ा सा वो और जान लो। मैं नहीं चाहती एक भी चीज़ छूटे, है ना। बच्चा ये गई, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें बताया ही नहीं, है ना। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पहले उसको सारी डिटेल बता दो कि देखो ऐसा ऐसा होता है। अभी जब मैं सेंटेंसेस की हेल्प से आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन कराने में हेल्प करूंगी ना, तो फिर सबको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो मैडम ऐसी बात कर रही थी, ठीक है। तो अगर मैं वी की वर्ब फॉर्म की बात करूँ ना तो इज एम आर, वॉज वेयर, बीन, ठीक है। और इसकी आईएनजी फॉर्म में बीइंग आ जाता है, ठीक है। अभी मैं ये बता चुकी हूँ, है ना। इसको अपन फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, इसको सेकंड फॉर्म बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, और इसको फोर्थ बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे जो आपकी हैव है, हैव की बात कर लो, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोली जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है तो बस हेल्पिंग वर्ब बनने का ही काम करेंगी, ये हेल्पिंग वर्ब तो बनती हैं पर मेन वर्ब भी बनने का काम करती है ना। तो स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक पढ़ा रही थी तब मैंने आपको लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट बताया था, कि जो आपकी वी की वर्ब फॉर्म्स रहती हैं, जब वो आपकी वी की वर्ब फॉर्म रहती हैं, जब ये सेंटेंस में मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं लिंकिंग वर्ब। ये क्या कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब। लेकिन जब ये किसी मेन वर्ब के साथ में आती हैं तब ये किसका काम करती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तब इनका काम रहता है टेंस को आइडेंटिफाई कराना। जब वी की वर्ब फॉर्म्स आपकी हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं तब इनका काम रहता है टेंस को आइडेंटिफाई कराना। और जब ये सेंटेंस में मेन वर्ब बनने का काम करती हैं, जब आपकी वी की वर्ब फॉर्म्स की बस मैं बात कर रही हूँ, जब आपकी वी की वर्ब फॉर्म सेंटेंस में मेन वर्ब बनने का काम करेंगी तब हम इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तब ये किसी भी प्रकार के किसी भी एक्शन के बारे में नहीं बताती, कोई भी एक्शन नहीं होता, तब इनका काम रहता है किसी के बारे में कुछ बताना। किसके बारे में कुछ बताना, सेंटेंस के बारे में कुछ बताना, ठीक है। तो जो आपकी लिंकिंग वर्ब रहती है वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है ना। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो वो सिंपल सी बात है कि अगर सीखना है तो पहले लेक्चर से चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। ये आपकी मैथमेटिक्स नहीं चल रही है कि कहीं से भी उठा के मैं कुछ भी समझा दूं और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं हैव की बात कर लूं तो हैव की भी अगर बात करें तो हैव हैज आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना। हैड आपकी सेकंड फॉर्म आ जाती है और थर्ड आ जाती है आपकी हैड। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म रहती है, ये सेकंड रहती है
और ये थर्ड रहती है, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो मैंने एक बात और आपको बतानी है, वो क्या है कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करोगे या प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाई देगी, फर्स्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाएगी, फर्स्ट, है ना। और अगर मैं पास्ट सिंपल की बात करूंगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाई देगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। ये बात यहाँ पे दिमाग में रख लेना। और अगर मैं डू की बात करती हूँ, डू भी आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करता है। तो डू का क्या रहता है भैया, डू डज पहला हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा डिड और थर्ड हो जाता है डन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, जितना भी ज़रूरी है वो सब मैं बता चुकी हूँ। अब चलो चलते हैं सेंटेंसेस पे। उस सेंटेंस को पढ़ के हम ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने की, क्या आइडेंटिफाई करने की, टेंस आइडेंटिफाई करने की। मैंने आपको बताया कि जब ये सारी फॉर्म्स आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तब इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है टेंस को आइडेंटिफाई कराना। मैम मुझे कैसे पता चलेगा ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही हैं, आपको ऐसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही हैं कि इनके साथ में आपको एक मेन वर्ब भी दिखाई देगी। जब आपको सेंटेंस में एक मेन वर्ब दिखाई दे, जब आपको सेंटेंस में एक मेन वर्ब दिखाई दे है तो आप समझ जाना कि भैया अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक और कोई वर्ब दिखाई दे रही है तब तो वो किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। लेकिन अगर उस हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई वर्ब है ही नहीं तो वो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, वो वहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। और जब वो एग्जैक्टली अगर हम इनकी बात करते हैं वी की वर्ब फॉर्म की, जब ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तो इनको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और बाकी इन सबको जब ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तब हम इनको लिंकिंग वर्ब नहीं बोलते हैं ना। वो बात भी मैं समझा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी इतनी सी बात याद रखनी है कि ये सब जब हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही हैं। इनको हम तभी बोलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही हैं जब इनके साथ में हमें कोई मेन वर्ब दिखाई दे। जब आपको सेंटेंस में इनके साथ में एक और कोई वर्ब दिखाई दे तो समझ जाना कि ये वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही है, ठीक है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेंगी तो मैम एग्जैक्टली क्या क्या करती हैं, ये हमें क्या बताती हैं हेल्पिंग वर्ब बन के। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तब ये हमें टेंस आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं, टेंस आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और याद रख लेना है कि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म के रूप में देखा जाता है, वॉज वेयर को सेकंड फॉर्म। जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगी तब, जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगी, इनके अलावा सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं होगी, कोई और वर्ब इनके अलावा नहीं होगी, तब हम इज एम आर को फर्स्ट फॉर्म के रूप में देखते हैं, वॉज वेयर को सेकंड फॉर्म के रूप में देखते हैं, वीन को थर्ड के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। समझ में आया। और सेम अप्लाइज टू हैव की जो फॉर्म्स हैं वो और डू की जो फॉर्म्स है ना। तो हैव और हैज़, जब इनके अलावा कोई सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी, जब इनके अलावा सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होगी तो इसको फर्स्ट फॉर्म मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे। ऐसे इनके केस में कि इनके अलावा कोई और वर्ब फॉर्म नहीं होगी तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे, ठीक है। चलो क्या क्या देख लिया है हमने, थोड़ा सा देख लेते, क्या क्या बताया अभी मैंने। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको डिस्कस करा दी, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर सेंटेंसेस पे जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के मेन टेंस होते हैं आपके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। 3 ही प्रकार के क्यों होते हैं, क्योंकि 3 ही प्रकार के टाइम की हम बात करते हैं, इसलिए। अगर और कोई चीज़ चौथे टाइम के बारे में आप जानते हो तो मुझे भी बता देना। इसलिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट क्या होता है भैया, भूतकाल जो बीत गया, पास्ट क्या होता है जो बीत गया, है ना। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, वर्तमान, और फ्यूचर जो आने वाला है, भविष्यकाल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो सही नहीं बनता। उसका रीज़न ये रहता है कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर रहता है, हिंदी के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है, हिंदी के वाक्य का जो स्ट्रक्चर रहता है और इंग्लिश के वाक्य का जो स्ट्रक्चर रहता है, मतलब इंग्लिश के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो डिफरेंट रहता है। कैसे डिफरेंट रहता है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और हिंदी की बात करूँ तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट और वर्ब ने अपनी प्लेस को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है। तो अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हिंदी में डायरेक्टली हमें पता है कि अरे भैया अंग्रेजी को तो इंग्लिश बोलते हैं, अरे मैं को तो आई बोलते हैं, ठीक है। और फिर इंग्लिश को अंग्रेजी, फिर हम बोलें पढ़ाने को तो टीच बोलते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली ट्रांसलेट करोगे कि अरे मैं का तो आई हो जाएगा, अंग्रेजी का तो इंग्लिश हो जाएगा, और पढ़ाती का तो टीच हो जाएगा, तो आई इंग्लिश टीच, तो ये सेंटेंस आपका सही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है कि इंग्लिश का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो फिर जब आपको ये स्ट्रक्चर पता चलता है तो आप फिर सही जगह पे सही चीज़ें प्लेस करते हो कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्लेस करोगे,
फिर आप वर्ब प्लेस करोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, तो आपका सेंटेंस सही बनता है। ठीक है, उसके बाद जो बात कर ली कि भैया सब्जेक्ट की जगह पे किसी को भी उठा के नहीं रख देना, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग अलग होते हैं ना। ये सारे प्रोनाउंस आपका सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे और ये सारे प्रोनाउंस आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। इसका क्या मतलब है कि ये सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे ये सारे प्रोनाउंस ही आते हैं, है ना। इन सबको हम सब्जेक्ट की जगह पे रख सकते हैं। और ये सारे प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है। तो वर्ब की बेस फॉर्म जो रहेगी उसमें आईएनजी ऐड करना है, नहीं तो पता चले फ्लो में गए, गो वेंट गॉनिंग कर दिया फिर आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है ना। गो वेंट गॉन गोइंग होता है, वर्ब की बेस फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ते हैं तब आप बनाते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि सिंगुलर फॉर्म आप कैसे बनाते हैं वर्ब की, तो उसके केस में क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। फिर चेक करना है कि भैया कौन से लेटर से एंड हो रही है। अगर ओ एक्स सी एच एस एच डबल एक्स डबल एक्स नहीं एक्स आएगा, जेड आएगा, डबल एस आएगा, इससे अगर आपकी वर्ब एंड होती है तो आप क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि किसी कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हमारी जो वर्ब है वो एंड होगी, तो हम वाई को हटा देंगे और आईएस लगाएंगे। ठीक है, वॉवल प्लस वाई से एंड होती है तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ रिमूव भी नहीं करना है, आपको क्या करना है बस एस लगा देना है, और बाकी जितनी भी वर्ब बची सबके साथ में एस लगा देना है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। उसके बाद आपको क्या बताना था, उसके बाद आपको ये बताना था भैया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके ही शी इट नेम होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई यू वी दे होते हैं। ठीक है, फिर आपको टेबल बता दी है। ठीक है, टेबल तो मैंने 2 बार बताई दी है। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बस यही कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो यही कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसलिए हमने फिर सिंगुलर वर्ब बनाना, प्लूरल वर्ब बनाना दोनों देख लिया था। ठीक है, और उस पर हम बात करें तो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों सिंपल की बात कर रही हूँ मैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, उनमें क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, तो डू डज आती है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो डू लगाएंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो डिड लगाएंगे हम, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ सेम आती है। ठीक है, फ्यूचर सिंपल में तो पहले से विल शैल है ना। आई और यू के साथ हम लगाते हैं शैल, है ना। और इसका जो नेगेटिव बनता है वो जैसे हम बोलते हैं वॉन्ट बनता है, विल नॉट का वॉन्ट, है ना। ऐसे ही शैल नॉट का शेंट बनता है। ठीक है, और ये भी बात याद रखनी है कि आपका जो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल जो आपका है वो एकमात्र ऐसा टेंस है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है। उसमें भी जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो भी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो बस आपका जो पास्ट सिंपल वाला अफर्मेटिव वाला पार्ट है उसी में बस वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है। नेगेटिव में तो तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इंटरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि डिड आ जाएगा और डिड हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये बात आपको याद रख लेनी है कि जो आपका डिड है, डिड अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, चलो इतनी बात हमने कर ली थी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आपको बता दी कि हैव किसके साथ में आएंगे, हैव आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, और हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, है ना। ये सारी वर्ब फॉर्म से भी मैंने आपको बता दी, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है ना, ये प्राइमरी वर्ब का काम करती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का, बट ये मेन वर्ब बनने का भी काम करती है, वो मैंने बता दिया। लेकिन जब सब्जेक्ट में मेन वर्ब नहीं होगी तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करेगी। अगर ये अकेली होगी तो इज एम आर अकेला दिख गया, इज अकेला दिख गया, एम अकेला दिख गया, आर अकेला दिख गया, कोई भी मेन वर्ब नहीं है तो वो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको मानेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में, तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वॉज वेयर लिखा है, ठीक है, और कोई भी वर्ब वहां पे उसके अलावा नहीं है,
मतलब कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो उसके केस में वॉज वेयर किसका काम करेगा, आपकी वर्ब की, ये पास वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेगा। तो वो जो टेंस होगा वो किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पास्ट सिंपल का। ठीक है, सो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हैव ऐसे दिख गया, हैव हैज, और इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, हैव हैज अकेले है, तो फिर वो किस में जाएगा, वो कौन से टेंस में जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। पर अकेला हैड दिख गया मैम, और उसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल में आती है, तो वो टेंस किसका हो जाएगा, पास्ट सिंपल का। ठीक है, तो चलो करते हैं और फिर समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखा है, ही वेक्स अप एट 7 AM डेली, है ना, ही वेक्स अप एट 7 AM डेली, ये किसका है, ये किसका है, ज़रा मुझे बताओ ये किस टेंस का है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, वो टेबल की हेल्प से मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में लगाते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस में आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, ही वेक्स अप एट 7 डेली, है ना। तो पहली बात ये चल गई कि वर्ब के साथ में ES लगा हुआ है ना, वर्ब के साथ में S लगा हुआ है ना, वेक तो WAKE होता है ना, उसके साथ में S लगा दिया, तो वर्ब के साथ S लगा हुआ है, तो ये किस में आता है, वर्ब के साथ S ES IES किस में लगाते हैं, हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, है ना, किस में लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में ऐसा होता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट अगर क्या है, सिंगुलर है, तो फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी S ES IES लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो मेरे हिसाब से पता तो होना चाहिए स्ट्रक्चर, है ना। आप लोग सब ये करना, जैसे ही अपना टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स लिख लेने, सारे स्ट्रक्चर, कि भाई अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, फिर क्वेश्चन वर्ड वाला कैसे बनता है, क्वेश्चन वर्ड वाला नेगेटिव कैसे बनाते हैं, वो सब आप बना के एक बार रख लेना। ठीक है, इसी के केस में अगर सब्जेक्ट आपका क्या होता, प्लूरल होता, तो वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी वर्ब है प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, तो बस प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भैया ये जो वर्ब के साथ S ES IES वाली कहानी, वो तो प्रेजेंट सिंपल में होती है, वो तो प्रेजेंट सिंपल में होती है, तो हमें पता चल गया कि कौन सा है ये भैया, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है ना। तो वर्ब की हेल्प से, है ना, इसमें आपको टेंस को ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना, बिल्कुल बिना हिंदी किए, बिना हिंदी के हमें पता चल गया कि कौन सा है भैया, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। क्या है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है ना, बिना हिंदी के हमें समझ में आ गया। ठीक है, और इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो फिर, है ना, अब मैं सब्जेक्ट के लिए बस S लिख रही हूँ, सब्जेक्ट के लिए S लिख रही हूँ, है ना, ये हमारा इंटेरोगेटिव, सॉरी ये हमारा नेगेटिव बन जाता है ना, ये हमारा नेगेटिव बन जाता है, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो यही हेल्पिंग वर्ब रहती है, वो आगे आ जाती है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म मैंने छोड़ दी, नॉट के बाद आप यहाँ वर्ब की फॉर्म भी लगाओगे, वर्ब की फॉर्म तो आएगी ना, डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये बात भी याद रखनी है, ये बात भी याद रखनी है कि डू और डज दोनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डू और डज दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ऐसा मत करना कि डज लगा दो कि मैम डज तो जो आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, डज किसके साथ में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। अब डज इसीलिए आया है, ये बताने के लिए आया है कि भैया यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में फिर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट सिंपल के जनरली स्ट्रक्चर्स होते हैं सारे, और हमें देख के कैसे टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो हम देखेंगे कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे हम ध्यान देंगे। अब यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम मेन वर्ब पे ध्यान देंगे कि वर्ब के साथ में S लगा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल के अलावा किसी भी टेंस में वर्ब के साथ S ES IES नहीं लगाया जाता, तो कौन सा है, ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं, क्या लिखा है, मोहन रोड दिस रोमांटिक लेटर फॉर शालिनी, कि भैया ये
जो रोमांटिक लेटर लिखा गया है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा जो लेटर लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है, मोहन के द्वारा शालिनी के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई मतलब नहीं कौन किसके लिए लेटर लिख रहा है, हमें ये देखना है, हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, क्या सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, तो हमें सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही, कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। क्या कोई हेल्पिंग वर्ब मैडम है, कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही। क्या यहाँ पे डू डज है, क्या यहाँ पे डिड है, क्या यहाँ विल है, क्या यहाँ पे हैज है, हैव है, हैड है, विल बी है, विल हैव है, क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, वॉज वेयर है, इज एम आर है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही नहीं, दिखाई दे रही। बस मैम ये दिख रहा है रोट लिखा है ना। तो हम अगर वर्ब की बात करें है ना, राइट, रोट, रिटन है ना, हमारी जो वर्ब की अगर हम बात करें तो राइट है ना हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड होती है और थर्ड होती है रिटन। थर्ड क्या होती है आपकी, थर्ड होती है आपकी रिटन। थर्ड क्या होती है आपकी रिटन। ठीक है, सो राइट, रोट और रिटन होती है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म दिख रही है मैम, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है। वर्ब की मैंने आपको अभी लिखाया था है ना, अभी आपको लिखाया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एकमात्र एक ही टेंस में दिखाई देती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बस एक ही टेंस में दिखाई देती है, वो है आपका पास्ट सिंपल। किस में दिखाई देती है, पास्ट सिंपल। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ बहुत अलग दिखाई नहीं देगा, सेम सब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा। क्या होता है मैम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये तो मैं स्टार्टिंग में बता ही चुकी हूँ, बता दिया यार आखिर मैंने, डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन। काम को करने वाला। यस, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर आएगा मैम, नेगेटिव का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है। अब नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले में कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखना डिड हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा मैम, डिड को आगे रख दो, फिर एज इट इज़ लिख दो पूरा, सब्जेक्ट अपनी जगह है ना, डिड को उठा के आगे रख देना। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देना, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देना, बाकी सब एज इट इज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बाकी सब एज इट इज। नॉट तो लगा नहीं, भूल गए अपन नेगेटिव में। ठीक है, ये हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव मार्क लगा दो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पास्ट सिंपल है। कैसे पता चला पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिना इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए हमें पता चल गया कि भैया ये इसका टेंस क्या है, पास्ट सिंपल है। क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब इसको देखो, मोनिका हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 16 आवर्स। भैया पिछले 16 घंटे से हमारी जो मोनिका है वो सो ही रही है ना, 16 घंटे से सो ही रही है। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है हमें, हैज़ बीन स्लीपिंग दिख रहा है, हैज़ बीन स्लीपिंग दिख रहा है। ठीक है, अब हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखी है ना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म देख के हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है वो किसी कंटिन्यूअस में आती है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस में आती है, कंटिन्यूअस में आती है। कंटिन्यूअस के अलावा किसी में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, तो कोई कंटिन्यूअस टेंस ही होगा, इतनी बात तो क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है मतलब क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो दिख रही है। अब देखो वीन भी दिख रहा है ना, और वीन क्या है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह कंसिडर किया जाता है, तो परफेक्ट भी है। ये वीन दिख रहा है तो ये परफेक्ट भी है, वीन दिख रहा है तो परफेक्ट भी है, वीन दिख रहा है तो परफेक्ट भी है। और मैंने आपको बोला था कि जो हैज़ और हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करते हैं। हैज़ और हैव जो है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करते हैं, मैंने बताया था ना ये
ये जो आपके हैज़ और हैव हैं वो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, अपन जो सेंटेंस कर रहे हैं, यस इसकी बात करो, है ना। तो हैज़ आ रहा है तो मतलब ये क्या है भैया, हैज़ बताता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट में आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट में आती है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया। हैज़ क्या बता रहा है भैया कि ये क्या है, प्रेजेंट। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये किसका टेंस, ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। कैसे पता चला मैम, तो देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही थी, स्लीपिंग तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। वीन दिख रही थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो परफेक्ट में आती है, तो परफेक्ट भी हो गया। हैज़ दिख रहा है, हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करता है, और हैज़ हैव किस में आती है भैया, प्रेजेंट में आती है। तो ये क्या हो गया भैया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया ना। तो इतनी आसानी से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका जो टेंस था वो किसका था, वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आपका टेंस था। ओके, फिर अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, यहाँ पे हेडिंग डालूं क्या, ये पास्ट सिंपल का है। शामिल हो मेरी तुम, शायद मैं भुला दूं। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं गाने क्यों याद आने लगते हैं, जबकि गाने मैं बहुत सुनती नहीं हूँ लेकिन गाने याद आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट रख दो सबसे पहले, फिर आपका हैज़ हैव आ जाएगा। हैज़ आप सिंगुलर के साथ लगाना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव लगाना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये हर एक चीज़ के लिए नहीं लिख पाऊंगी, 4 साल के बच्चों को पढ़ा नहीं रही हूँ, बड़े ही बच्चे हैं ना। सो हैज़ हैव प्लस वीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सेम कहानी बढ़ेगी भैया नेगेटिव के केस में, सब्जेक्ट एस लिख रही हूँ सब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज़ हैव आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा, फिर एज इट इज़ आपका वीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फिर अपन बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है कि आपका जो हैज़ हैव रहता है वो आगे आ जाता है ना। इंटेरोगेटिव इसे अफर्मेटिव वाला इंटेरोगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव वाला जो इंटेरोगेटिव है, तो हैज़ हैव आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर पूरी कहानी एज इट इज़, फिर वही वीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर जाता है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि ध्रुव वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, है ना। क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई कॉल्ड हिम, है ना। ध्रुव वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अब देखो जरा, यहाँ पे वॉज दिख रहा है और वॉचिंग दिख रहा है ना। वॉज हेल्पिंग वर्ब दिख रही है और मेन वर्ब आईएनजी दिख रही है। मेन वर्ब आईएनजी दिख रही है, मेन वर्ब में हमें आईएनजी दिख रही है, तो आईएनजी है मतलब क्या है, कोई कॉन्टिन्यूस होगा। आईएनजी है मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। वॉज हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, तो वॉज और वेयर किस में आते हैं, आपके पास कंटिन्यूस में आते हैं। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो होता तो फिर इज एम आर आता, है ना, ऐसा लिखा होता कि ध्रुव इज, है ना। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता तो ऐसा हो जाता, है ना। लेकिन अगर यही अगर फ्यूचर का होता, फ्यूचर कंटिन्यूस का, तो क्या हो जाता, है ना।
तो देखो जरा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म किस में आती? कंटिन्यूअस में। किस में आती? कंटिन्यूअस में। ठीक है, कौन सा कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अगर वॉज और वर दिख गया तो कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। इज एम आर दिख गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी दिख गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कंटिन्यूअस आपको पता चल गया। ये आपका पहला वाला कौन सा? ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये कौन सा है आपका? ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये क्या है आपका? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तीनों की बात हमने यहाँ पे कर ली कि अगर मतलब आईएनजी के केस में हमें नहीं पता चलेगा कौन से कंटिन्यूअस की बात चल रही है तो हेल्पिंग वर्ब चेक करो। हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चलेगा अगर वॉज वेयर है तो कौन सा कंटिन्यूअस है? पास्ट कंटिन्यूअस है। इज एम आर है तो आप, और उसके साथ आईएनजी है तो आपका कौन सा कंटिन्यूअस है? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और अगर विल भी है तो कौन सा कंटिन्यूअस है? ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कौन सा सेंटेंस आपका? ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का था, तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर आपको लिख देती हूँ, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? क्या जाएगा आपका? सब्जेक्ट, वॉज वेयर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आपका जाएगा सब्जेक्ट, सेम आपकी हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज रहेगी, वॉज और वेयर, फिर नॉट आ जाएगा, है ना। ये जो नॉट रहता है ना, ये आपको, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉट को एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये मैंने पढ़ा दिया है। क्या करता है भैया? वर्ब को नेगेटिव कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या होते हैं मैम एडवर्ब? तो जो वर्ब को क्वालिफाई करें, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करें, वो होते हैं एडवर्ब, है ना। और जो आपका नॉट रहता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन रहता है। ठीक है, ये आपकी वर्ब को नेगेटिव कर देता है, ये वर्ब को क्या कर देता है? नेगेटिव कर देता है। ठीक है, तो फिर नॉट आ गया प्लस आपका क्या आ गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। फिर अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाते तो आपका इंटेरोगेटिव क्या आता? सब्जेक्ट प्लस, अच्छा इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, तो वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस, मैं हर बार मेन वर्ब लिखना भूल जाती हूँ, हर बार मेन वर्ब लिखना भूल जाती हूँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आ गया? वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा, फिर है आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एक सेकंड देना मुझे। तो क्या लिखा है? मुकेश हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, है ना। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमें यहाँ पे 2-4 वर्ब्स दिख रही हैं ना, तो उस हिसाब से फिर हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले क्या दिख रही है? हैड दिख रही है, रीच्ड दिख रही है, उसके बाद क्या लिखा है? अराइव्ड भी दिख रही है। यहाँ पे हमें अराइव्ड भी दिख रही है, तो हम वर्ब को देख के ही हमारे टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो रीच्ड दिख रही है, ये क्या हो गई? ये क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी? कैसे पता चलेगा? कैसे? जैसे रीच की बात कर लो, है ना, रीच की बात कर लेते हैं हम। जैसे ये रीच क्या होती है आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। रीच्ड क्या होती है आपकी? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और रीच्ड ही आपकी क्या होती है? अलग से ही लिखती हूँ, है ना, ये चीज़ समझ में आनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, गॉड ब्लेस मी, है ना। ठीक है, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे पता चलेगा मैम? कैसे? कुछ वर्ब्स रहती हैं उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। जैसे रीच की बात करूँ तो रीच, रीच्ड, रीच्ड। कैसे पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या वर्ब की
थर्ड फॉर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेम है मैम। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है मैम। जैसे रीच का देख लो तो रीच, रीच्ड, रीच्ड। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है? ठीक है, तो याद रखना जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है, ये अकेले नहीं आती, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में दिखाई देगी। है ना, ये किसके साथ? हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ दिखेगी। और जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो अकेले आती है, इसका कोई नहीं है, ये अकेली आती है, ये भी अकेली है। ठीक है, इंसान तो अकेले रहते ही, ये भी अकेली हो गई, वर्ब भी अकेली हो गई। ठीक है, तो सेंटेंस में जब भी आपको जैसे रीच्ड दिखाई दे और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ दिखाई दे, हेड लगाओ, हैव लगाओ, हैज़ लगाओ, तो समझ जाना वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन अकेला रीच्ड लिखा हुआ दिखाई दे तो वो क्या है? वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि मैम कैसे पता चलेगा, ये तो रीच्ड और रीच्ड ये सेम रहती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है या वर्ब की थर्ड फॉर्म? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखोगे कि क्या मेरी जो वर्ब है वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ रही है ना, रीच्ड की बात कर लूँ जैसे मैं, है ना, क्योंकि रीच सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और अगर वो अकेले आ रही है, इंडिविजुअली आ रही है, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो हेड रीच लिखा है तो हमें क्लियर हो गया कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है और हेड दिख रही है, तो हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में ही दिखता है। मैंने आपको बताया कि कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो कौन सा होगा? परफेक्ट, है ना। अगर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती तो कौन सा परफेक्ट हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। हैड है तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, है ना। और अगर मैं बोलूँगी विल हैव होता, विल हैव हेल्पिंग वर्ब होती तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेड दिख रही है, इसी को अगर मैं ऐसे लिख देती, पूरा नहीं लिखूंगी, बस यहीं तक लिखूंगी, स्टेशन तक लिखूंगी, है ना। अगर मैं ऐसा लिख देती, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देती, तो फिर यहाँ पे क्या केस रहता कि देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे पता चला मैम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? साथ में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, साथ में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। ठीक है, हेड है अगर हेल्पिंग वर्ब तो कौन सा है आखिर? ये सिंपल सी बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ने हमें ये तो बता दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ने हमें ये तो बता दिया कि ये परफेक्ट है, पर कौन सा परफेक्ट है? अगर हेल्पिंग वर्ब हेड दिख रही है, अगर हेल्पिंग वर्ब हेड दिख रही है तो ये क्या है? ये आपका पास्ट परफेक्ट है। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज दिखती तो ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ना। और अगर हेल्पिंग वर्ब विल हैव दिखती, अगर हेल्पिंग वर्ब विल हैव दिखती वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, तो ये क्या हो जाता आपका? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट का कुछ नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट रख लो प्लस हेड रख लो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख लो, पास्ट परफेक्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये और रह गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट होगा, पर ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाता है आपका पास्ट सिंपल का, है ना। पास्ट सिंपल में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है। ऑब्जेक्ट, है ना, फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का बन जाता। फिर हेड को आगे रख दो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट अपनी जगह, फिर सब्जेक्ट अपनी जगह, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क लगा दो, ठीक है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक 3 जो है वो मैं लिख रही हूँ, 1-2 और स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे इसी से, तो वो आप लोग बना लीजिएगा। चलो फिर नेक्स्ट की बात करें, क्या लिखा है, दीपिका विल बी विजिटिंग, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख गई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख गई, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है वो किस में आती है, वो आती है कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो कौन सा कंटिन्यूस है भैया, ये है ना। तो हम मैम हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉन्टिन्यूस है। अगर विल भी लिखा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस, अगर इसकी जगह वॉज विजिटिंग लिखती तो पास्ट कंटिन्यूस, अगर इज एम कुछ लिखा होता, इज विजिटिंग लिखा होता तो फिर क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। तो यहाँ पे विल भी लिखा है, तो विल भी किसका है भैया, विल भी ऐसे डांस कर करके बता रहा है, जानो मुझे वो कोई रील नहीं आई ना, गाइज देखो ना गाइज कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी, पता है मैं सच बता रही हूँ, इतना स्टूपिड है ये सोशल मीडिया कि कुछ भी इंटरटेनिंग लगता है लोगों को, कुछ भी, है ना। वो बार बार बोलता है देखो ना गाइस, देखो ना, है ना, और फिर ऐसी रील उन्होंने बना दी, ठीक है। तो ये विल भी है, ये चीख चीख के बता रहा है कि देखो मैं कहाँ से हूँ, मैं फ्यूचर से हूँ, मैं क्या हूँ भैया, फ्यूचर वाला हूँ मैं, ठीक है, मैं फ्यूचर वाला हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा, तो कौन सा है ये अपना फ्यूचर कंटिन्यूस। कैसे पता चला मैम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस में आती है, कंटिन्यूस में आती है। फिर कौन सा कंटिन्यूस है मैम, तो यह है फ्यूचर कंटिन्यूस। कैसे पता चला, विल भी हेल्पिंग वर्ब लिखी। अगर इज एम आर लगा होता और कंटिन्यूस की वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती तो आपका क्या हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर वॉज वेयर लगा होता साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाती, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आप जब आपका नेगेटिव बनेगा तो नॉट लगा देना, फिर इंटेरोगेटिव लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना, ठीक है। इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि इतना तो आते ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा है, शी विल हैव प्रिपेयर्ड डिनर बाय द टाइम वी रीच देयर, है ना, कि भैया वो डिनर बना चुकी होगी, है ना, वो डिनर बना चुकी होगी जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, है ना, जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं वो डिनर बना चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विल हैव प्रिपेयर्ड लिखा है, क्या लिखा है, विल हैव प्रिपेयर्ड लिखा है, ठीक है। तो विल हैव प्रिपेयर्ड लिखा है तो किस में आता है भैया, ये जैसे प्रिपेयर्ड लिखा है तो प्रिपेयर्ड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला मैम प्रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है, और जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब इस बात का प्रमाण होती है ना, हेल्पिंग वर्ब इस बात का प्रूफ होती है कि इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब आई है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा होता वो प्रिपेयर्ड लिखा होता, क्योंकि प्रिपेयर्ड है ना, यही होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक है। तो अगर अकेली आती सेकंड फॉर्म, तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वो सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके आइए, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो क्या है भैया, वो परफेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये किस में आता है, ये परफेक्ट में आता है, ठीक है। विल हैव लिखा है, ये किस में आता है भैया, ये फ्यूचर परफेक्ट में आता है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब बात करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल हैव लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम विल हैव लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया फ्यूचर परफेक्ट। अगर इसी की जगह ऐसा लिखा होता कि क्या लिखा होता, इसी की जगह अगर ऐसा लिखा होता कि शी हैड प्रिपेयर्ड, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका पास्ट, ये हो जाता आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और अगर इसी की जगह ऐसा लिखा होता शी हैज़ प्रिपेयर्ड, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका प्रेजेंट परफेक्ट। सो ये बात क्लियर हो गई है ना। फिर फ्यूचर परफेक्ट का भी आप स्ट्रक्चर बना लेना, सेम सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट लगाना, फिर आ जाएगा आपका विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसी को भैया विल हैव आपका ये आपका नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल हैव तो अपनी जगह रहेगा ही, और फिर नॉट आ जाएगा आपका नेगेटिव बनाने के लिए, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस आसानी से, सॉरी स्ट्रक्चर जो है वो आपका बना सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने वाली थोड़ी सी बात अब ऐसी है कि इतनी चीज़ें, इतने सेंटेंसेस में मैंने आपको थोड़ा सा टेंस आइडेंटिफाई करना तो बता दिया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि भैया किस पर्टिकुलर टेंस से हमारा ये जो सेंटेंस है, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो किस पर्टिकुलर टेंस में है, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब लेकिन जब मैंने आपको बताया था ये इन हेल्पिंग वर्ब के बारे में, है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड,
इन हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने जब आपको बताया था तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब सेंटेंस में, है ना, ये दो काम करती हैं, ये सब है ना, ये दो काम करती हैं। ये दो काम क्या करती हैं, ये दो काम इस प्रकार से करती हैं। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेंगी, एक काम क्या करेंगी, हेल्पिंग वर्ब बनने का। मैम कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही है? इनके साथ आपको मेन वर्ब दिखाई देगी सेंटेंस में, है ना। अगर कोई और मेन वर्ब इनके साथ दिखाई दे रही तो ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब बनने का। और ये जब ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं तब ये क्या मदद कराती हैं, ये टेंस आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कराती हैं, है ना। तब ये क्या कराती हैं, ये टेंस आइडेंटिफिकेशन कराती हैं। ठीक है। और जब ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं, जब ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं, कैसे पता चलेगा मैम ये सेंटेंस में मेन वर्ब बनने का काम कर रही हैं? तो आपको इनके अलावा कोई और वर्ब सेंटेंस में दिखाई नहीं देगी। जब सेंटेंस में इनके अलावा कोई भी और वर्ब आई ही नहीं है, जब सेंटेंस में इनके अलावा कोई और मेन वर्ब आई ही नहीं है, तो ये किसका काम करती हैं, ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं। क्या करती हैं, ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं, है ना। कब मेन वर्ब बनेंगी, जब सेंटेंस में इनके अलावा कोई और वर्ब ना हो। कोई और मेन वर्ब इसके अलावा ना हो, ठीक है, इतनी सी बात है। ओके, तो इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है मैम, फिर हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैंने बोला कि जब ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेंगी तो सिंपल सी बात आपको पता चल जाएगा कि इज एम आर लिखा है कि ही इज, शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, तो इज आ रहा है वर्ब के साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो कौन सा आ गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर लिखा है शी वॉज रीडिंग, तो वॉज है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, तो वॉज के साथ एक और आईएनजी फॉर्म है भैया, रीडिंग लिखा है, वॉज भी लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी शी विल बी रीडिंग, तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि शी विल बी रीडिंग के केस में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, तो हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहे हैं क्योंकि साथ में मेन वर्ब है ना। लेकिन जब सेंटेंसेस ऐसे हों जब इनके अलावा कोई और मेन वर्ब हो ही ना, जब इनके अलावा कोई और मेन वर्ब हो ही ना, तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैम टेंस? जब इनके अलावा कोई और मेन वर्ब हो ही ना, तब हम कैसे टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया ये प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट है या फ्यूचर है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो जब इनके अलावा कोई और सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी तो ना इज एम आर लिखा होगा, ये फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट में आती है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा। ये बताना चाहती हूँ मैं आपको, इसमें भी हम टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा, ये आपका पास्ट सिंपल बन जाएगा, ठीक है। और अगर वीन होगा, वीन अकेला होगा, देखा जाए तो वैसे वीन आता नहीं है अकेला, बट वीन अगर आपका अकेला, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आता नहीं है ना, जैसे थर्ड फॉर्म के रूप में, तो फिर परफेक्ट काउंट होगा। पर कौन सा परफेक्ट काउंट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट काउंट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हैवेज की बात कर लें, हैवेज, हैड, हैड, ठीक है। तो जब ये अकेला मेन वर्ब बनने का काम करेगा तो ये प्रेजेंट को बताएगा, फिर वर्ब की सेकंड तो ये पास्ट को बताएगा, ठीक है। तो ये पास्ट सिंपल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस अपने प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो जब इसके अलावा सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब हो ही ना, जब इसके अलावा सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब हो ही ना, बस यही अकेला है ना, हैव या हैज लिखा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है, तो सेंटेंस किसका हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल का। लेकिन अकेला हेड लिखा हो सेंटेंस में, अकेला हेड लिखा हो सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब ना हो, तो हेड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? आपके पास्ट सिंपल में आती है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही डू डज के केस में ये आपका प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा जब ये अकेले आएंगे, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, और ये बन जाएगा पास्ट सिंपल, ठीक है। चलो, जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेंगे, मैंने 10 बार बोल दिया है कि जब ये अकेले होंगे और ये मेन वर्ब बनने का काम करेंगे तब ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई और मेन वर्ब दिखाई दे रही है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब दिखाई दे रही है, ये लिंकिंग वर्ब का केस है ना। अब जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड की उनको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, ये बी की वर्ब फॉर्म है। वी की वर्ब फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग, है ना, ये सब वी की वर्ब फॉर्म होती है। जब वी की वर्ब फॉर्म हमारी मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तब वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं,
वो लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगी कि इसका टेंस आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये तो हो गई बात, लेकिन इसका टेंस आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो इस यहाँ पे अकेला है और मैंने आपको बताया था कि भैया जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेंगी, है ना, जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेंगी सेंटेंस में इनके अलावा कोई और वर्ब नहीं होगा, तो इज एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल का, है ना। इसी सेंटेंस का नेगेटिव ऐसा बन जाएगा, ही इज नॉट अ वेरी गुड टीचर। और इसी का इंटेरोगेटिव कैसे बन जाएगा, इज ही अ ठीक है, समझ में आया। तो वर्ब की आपको पता है कि जो फॉर्म्स है, जैसे हम इज एम आर वॉज वेयर वीन वीन की बात कर रहे थे, वी की वर्ब फॉर्म की बात कर रहे थे, या फिर हम हैव की वर्ब फॉर्म की बात कर रहे थे, हैव हैज हैड हैड, है ना, या फिर हम डू की वर्ब फॉर्म की बात कर रहे थे, डू डज डिड डन, है ना। तो मैंने बोला था कि जब सेंटेंस में इनके अलावा कोई और मेन वर्ब नहीं होगी तो ये मेन वर्ब बनने का काम करेंगे, फिर हम इनके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, उस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जब मुझे इज एम आर दिखा तो मैंने आपको बताया कि इज एम आर जब सेंटेंस में अकेले आता है, इसके अलावा कोई और मेन वर्ब नहीं आती, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट सिंपल हो गया, है ना। इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी कि सब प्रकार के टेंसेस में हम जनरली अपना यहाँ पे सब प्रकार के सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, अपने टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दे हैव अ वेरी बिग हाउस। क्या है, दे हैव अ वेरी बिग हाउस, दे हैव अ वेरी बिग हाउस। तो इसमें देखो, इसमें हैव के अलावा कोई और मेन वर्ब नहीं है, हैव के अलावा कोई और मेन वर्ब नहीं है, मतलब ये जनरली हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। पर कब, जब मेन वर्ब हो। तो क्या यहाँ पे और कोई मेन वर्ब है, नहीं है, हैव अकेला है, हैव यहाँ पे अकेला है, मतलब किसका काम कर रहा होगा, मेन वर्ब का, ठीक है। तो हैव की वर्ब फॉर्म जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने क्या बोला था, हैव होता है, हैज़ होता है, फिर हैड होता है और फिर हैड होता है, ठीक है। उसमें भी ये सब आपकी हैव की वर्ब फॉर्म है, ये सब क्या है आपकी हैव की वर्ब फॉर्म से, है ना। तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनने का काम करती है जब सेंटेंस में कोई और वर्ब ना हो, और इस तरीके से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनने का ये लोग काम करती हैं, ठीक है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का तो बहुत क्लियर है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का क्लियर है कि वो अकेले कभी नहीं आती, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती, ठीक है। तो बस हमें कहानी इनसे लेना देना है। तो यहाँ पे हैव अकेला है, हैव क्या कंसिडर की जाती है जब वो अकेली आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो किस में आती है, वो आती है प्रेजेंट सिंपल में। तो ये क्या हो गया आपका, ये केस हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल का। किसका हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल का। तो सब प्रकार के टेंसेज में हम टेंस को सब प्रकार के सेंटेंसेज में हम टेंस को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ज़रा, इसमें क्या लिखा है, मुकेश डिड द होल प्रोजेक्ट। तो डिड के अलावा और कोई वर्ब यहाँ पे नहीं है, डिड आपकी मेन वर्ब बनने का काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने डू की वर्ब फॉर्म्स अभी आपको लिखाई थी, है ना। डू की जो फॉर्म्स थी, डू डज, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनने का काम करती है। फिर डिड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनने का काम करती है, पर कब, जब सेंटेंस में कोई और आपकी वर्ब ना हो। और डन आपकी थर्ड है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका बात याद रखना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। मैंने स्टार्टिंग बता दिया, वो अकेली आती ही नहीं है, वो बहुत स्पेशल है भैया। मैं आऊँगी तो किसी को साथ में लेके आऊँगी, ठीक है। तो हमें पता है कि भैया जब ये सेंटेंस में अकेली आती हैं, और जब ये सेंटेंस में अकेली आती है, इनके अलावा और कोई वर्ब नहीं आती, तो यही मेन वर्ब बनने का काम करती है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें, डिड लिखा है तो डिड क्या है भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में आती है। तो ये क्या हो गया हमारा
पास्ट सिंपल। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे समझ लिया कि कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें हमें किसी भी प्रकार के ट्रांसलेशन की, किसी भी प्रकार का कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी भी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये था सिंपल सा कि बच्चों को पहले स्टार्टिंग में ये तो पता हो कि टेंस है कौन सा, है ना। तो टेंस आइडेंटिफिकेशन तो आना चाहिए, हमने उस पर काम किया और आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।